दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री इस टाइम कोलैप्स करने जा रहा है। हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट, जुलाई के महीने में 7,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। कनाडा की सड़कों पर नशा खुलेआम बिक रहा है। वायलेंस एंड क्राइम रेट पिछले 30 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 2 सालों में तो ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कनाडा में घर रेंट करना, खरीदना 70% इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में होमलेस की परसेंटेज डबल हो चुकी है। सेकेंड बेस्ट कंट्री जिसकी इमिग्रेशन लेने के लिए हमारे लोग लाइनों में खड़े होते हैं। आज इस हाल में कैसे पहुंचा? जवाब वो 4 रीजन है जो आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। Because something crazy has been happening in the last couple of years. Seems a lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. I don't understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like I feel trapped. इसीलिए कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी इन प्रोविंसेस में है और इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशंस इधर ही रहती है। इतनी जबरदस्त कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा। 45% कैनेडियन नेशनल बने। ये वो लोग थे जो 10 साल पहले 2011 में कनाडा में आए थे। इस रेशो को अगर 20 साल पहले कंपेयर करें तो 2001 में 75% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने थे। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग कनाडा आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कनाडा में नहीं रुकना चाहते। इसलिए एक रिसेंट सर्वे में ये फाइंडिंग सामने आई है कि 63% कैनेडियन के पास अपना घर नहीं है। लिटरली इस आइडिया को भी उन्होंने गिव अप कर दिया है कि वो आप कभी भी घर नहीं बना सकते। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकें, एक एवरेज सा घर खरीद सकें। ये कलर सर्कल आपको दिखा रहा है कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। 2008 के बाद हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन व्लॉगर के मुताबिक कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $9,000 पर मंथ मिलता था, अब वो 2023 में इसका रेंट $2,000 है। मतलब पिछले 6 सालों में रेंट 120% ऊपर गया है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज $1,400 पर मंथ था, अब वो अराउंड $3,500 पर मंथ हो गया है। ऐसी सिचुएशन में जब कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी $4,000 से $6,000 पर मंथ के दरमियान है और ट्रेवल के खर्चे, अब आप इतना रेंट और ये $6,000 पर मंथ सैलरी भी थोड़ी अप रेंज वाइट कलर जॉब्स में है। और अगर आप मेन सिटी जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या वाटरलू में रहते हैं तो आराम से 20 से $25,000 आपका एनुअल रेंट होगा। इसमें लेट से $5,000 खाने का खर्चा जो कि मिनिमम है, फिर कार इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस और फिर कभी कभार शॉपिंग, स्पेशली गर्म कपड़ों की, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फिर आपके पास इतने पैसे नहीं बचते कि आप बड़े शहरों में कोई एवरेज सा घर ले सकें। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकें कि अपना खुद का एवरेज सा घर ले सकें। तो ये बढ़ती हुई हाउसिंग प्राइसेस तो पहली रीजन है। दूसरा रीजन है स्लो जॉब मार्केटिंग। असल में कनाडा में बहुत हैवी नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है और इसीलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट में है। कनाडा का 70% जीडीपी नेचुरल रिसोर्स से आता है और कनाडा का 50% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से है। सबसे बड़ी 2 एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑयल, कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेजी से डिक्लाइन कर रही है। कनाडा में ज्यादातर ऑयल अल्बर्टा से निकलता है और इसमें अराउंड 70% ऑयल अमेरिका को जाता है। इसी तरह 2000 के रिसेशन के बाद भी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री
लगातार डिक्लाइन कर रही है। इसी तरह ये सारी हाउसिंग बबल बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सारा पैसा इंडस्ट्री के बजाय रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि इन्वेस्टर बिजनेस से ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। इसी तरह कनाडा की सबसे बड़ी दो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑयल एंड कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेज़ी से डिक्लाइन कर रही हैं। कनाडा में ज़्यादातर ऑयल अल्बर्टा से निकलता है और इसमें अराउंड 70% अमेरिका को जाता है। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट और माइन करना अमेरिका को थोड़ा महंगा पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अपना ऑयल रिजर्व से इसे कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल एडजस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन ऑयल की डिमांड गिरती जा रही है और नीचे ऑयल से जुड़ी कंपनीज की रेवेन्यूज गिर रहे हैं और वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। कनाडा में सबसे ज़्यादा जो लोग हिट हो रहे हैं वो है स्टूडेंट, स्पेशली वो जो इंडिया और पाकिस्तान से इस उम्मीद पर आ जाते हैं कि डिग्री में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद कुछ पार्ट टाइम काम कर लेंगे, उसके बाद फाइनली PR मिल जाएगी और हम यहाँ के नेशनल बन जाएंगे। मगर अब हालात बदल चुके हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में ज़्यादातर क्लीनिंग वगैरह या वेयर हाउस में लेबर वर्क की जॉब्स होती थी, मगर अब वो भी तकरीबन फिल हो चुकी हैं। जॉब्स ना होने के बराबर हैं। पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा लोग साउथ एशिया से कनाडा गए, इवन के स्किल होल्डर जॉब्स जैसे कि IT, इंजीनियरिंग और फाइनेंस की जॉब के लिए भी काफ़ी कंपटीशन है। कोविड में कनाडा को बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे। अगले ही साल रशिया यूक्रेन वार शुरू होगी, जिसमें से एक ग्लोबल रिलेशन आ गया। एंड ऑफ टॉप ऑफ दिस, इस सारे अरसे में स्पेशली एशिया से लाखों इमिग्रेट और स्टूडेंट कनाडा में करियर बनाने के लिए आए। और अगर आपने कनाडा जाना है तो आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए जो वहाँ पे बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि पिछले एक साल में 2021 से 2022 के दरमियान जितने लोग कनाडा आए, इतने लोग पिछले 20 सालों में किसी एक साल में कनाडा नहीं आए। तो इन शॉर्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं और जॉब्स बहुत थोड़ी। तीसरी वजह जो कनाडा को लेस डिजायरेबल बना रही है वो है बढ़ता हुआ वायलेंस। 2022 के बाद कनाडा में आर्म रॉबरी, मर्डर्स के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। कैनेडियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वायलेंट क्राइम आज तक कनाडा में कभी नहीं देखे गए। इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है रैंडम अटैक। इन्फ्लेशन और सख्त टैक्सेशन लॉज की वजह से बहुत से लोग मेंटली अफेक्ट हुए हैं। अगर आप किसी भी ऐसे जानने वाले से पूछें जो बहुत सालों से कनाडा में रह रहा है, तो आपको ये चीज़ कंफर्म करेगा कि रिसेंटली वायलेंस क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया। आखिरी चीज़ जिसने रेपुटेशन को काफ़ी डैमेज किया है वो है कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम को। सबसे ज़्यादा कैनेडियन को अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे सबसे ज़्यादा प्राउड था। अब वो भी बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है, स्पेशली आफ्टर कोरोना। कैनेडियन व्लॉगर्स ने इस इशू को काफ़ी रेज किया है। 2019 से पहले आप किसी भी वक्त क्लिनिक में जा सकते थे, अपना इलाज करवा सकते थे, मगर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको आम बीमारी के लिए 22 वीक्स का टाइम चाहिए होता है जो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। हिसाब लगा लें जैसे कि आपको 4 महीने बाद आना पड़ेगा अपने चेकअप के लिए। अगर कोई रियल केस जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट फौरन किया जाता है। कई पाकिस्तानी और इंडियन कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी नाखुश हैं और ख़ास तौर पर जिनको वाइट कलर जॉब नहीं मिली वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं और जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है कितना एग्री करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।